आगे क्या है, स्टोरेज सिस्टम पढ़ा था और डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस, यस डीबीएमएस सर। तो कुछ नहीं था। हाँ, बस एज यूजल जैसा डीबीएमएस रहता है, दो से मोर देन 2 डीबीएमएस को कनेक्ट करके अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस। स्टोरेज स्ट्रक्चर पढ़ाए थे। स्टोरेज स्ट्रक्चर की कोई भी डेटाबेस, कोई भी डीबीएमएस, कोई भी डेटाबेस, कोई भी टेबल कहाँ कहाँ स्टोर होता है। तो 3 टाइप के स्टोरेज बताए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी मेमोरी कुछ नहीं है, मेन मेमोरी, दैट इज कॉल्ड कैच मेमोरी। जितने, जैसे हम बताए थे कि जैसे हम लोग सिक्वल खोलते हैं, माई सिक्वल, एक ओपन होने वाला जो विंडो रहता है वो सारा इंफॉर्मेशन जो है उसका कैच मेमोरी में रहता है। फिर जब हम लोग अपना डेटाबेस पे जाते हैं, अपने टेबल्स पे, तो चूंकि उसका लार्ज साइज होता है तो वो सेकेंडरी में होता है। तीनों मेमोरी में, मेमोरी को एक्चुअली हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मेमोरी, एक बार अगर आप पावर ऑफ किए तो जितना स्टोरेज होगा वाइप आउट हो जाएगा। जब तक उसके पास पावर रहेगा सारा स्टोरेज सेव करके रखेगा। नॉन वोलाटाइल मेमोरी की एक बार अगर सिस्टम बंद भी कर दिए, पावर अगर ऑफ भी कर दिए, दोबारा अगर रीस्टार्ट करते हो पावर, तो सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्टोर रहेगा। तो मेमोरी जनरली 2 टाइप का, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल का काम है कि एक बार पावर ऑफ हो जाएगा तो सारा डेटा इरेज हो जाएगा। नॉन वोलाटाइल, पावर ऑफ के बाद भी अगर आप रीस्टार्ट करते हो सारा डेटा सेव रखता है। प्राइमरी मेमोरी हमारा वोलाटाइल मेमोरी है, टर्सरी और सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी में केवल कैच मेमोरी आता है और एक रजिस्टर होता है सीपीयू में, ओएस का पार्ट है। डीबीएमएस में कैच मेमोरी रहता है। सेकेंडरी और टर्सरी में, सेकेंडरी में कुछ नहीं, जो हमारा हार्ड डिस्क है, हार्ड ड्राइव है, एसएसडी है, फ्लैश ड्राइव है, सारे सेकेंडरी मेमोरी में। हार्ड डिस्क, अगर डी ड्राइव में आपका कोई डेटा सेव है, सिस्टम को रिस्टार्ट भी कीजिएगा तो डेटा उसी में सेव रहेगा। टर्सरी मेमोरी कुछ नहीं होता, एक अलग से एक्सटेंशन, लाइक सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सारे जो है टर्सरी मेमोरी है। नोट्स एक बार देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, बेसिक आपको जी पता। सर। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सर डेटा लास्ट टू लास्ट क्लास वाला सर जो नोट्स भेज दीजिएगा ना, जिसमें आपने फ्रेगमेंटेशन, रिकवरी एंड ट्री वो बताया था सर। वो तो भेज दिए मैडम, नहीं भेजे हैं क्या? नहीं सर। ब्लॉक लिस्ट, हाँ, अच्छा वो गया नहीं था, सॉरी, अभी भेज दे रहे हैं पहले उसको। अभी भेज दिए हैं दोनों। 2 चीज बताए थे, फ्रेगमेंटेशन, लॉग बेस्ड रिकवरी। आज हम लोग देखते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन। डीबीएमएस में जितना हम लोगों ने देखा, पहले देखे टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल कैसे फ्लो करेगा, क्या क्या कमांड है, कहाँ एट्रीब्यूट्स लगेगा। कल देखे कि स्टोरेज, अगर डीबीएमएस क्लाइंट सर्वर है तो कौन कहाँ स्टोर करेगा, कितने टाइप के स्टोरेज हैं, रेट 0 से लेके लेवल 6 तक। अब देंगे फाइल मूव कैसे करेगा। मान लीजिए कि कोई भी डेटाबेस में, अगर आरडीबीएमएस हो, नॉन आरडीबीएमएस हो,
तो एक फाइल फॉर्मेट होता है। फाइल इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड। कोई भी अगर रिकॉर्ड सीक्वेंस में है तो उसको हम फाइल बोल सकते हैं। तो डीबीएमएस जो फाइल ऑर्गेनाइज करता है, मतलब किस तरीके से वो रिट्राइव करेगा, किस तरीके से रीड करेगा, किस तरीके से राइट करेगा। देयर आर 4 टाइप्स: हीप फाइल सिस्टम, सीक्वेंशियल फाइल सिस्टम, हैश फाइल सिस्टम, क्लस्टर्ड फाइल सिस्टम। फाइल कुछ नहीं होता है, सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड कलेक्टिवली अगर एक जगह स्टोर है, बाइनरी फॉर्मेट हो, नॉन बाइनरी फॉर्मेट हो, दैट विल बी कॉल्ड फाइल। जो भी फाइल रहता है, फ्रेगमेंटेशन में भी बताए हैं, कल स्टोरेज में भी बताएं कि सेकेंडरी स्टोरेज जितना रहेगा अपना अपना वो ब्लॉक बना लेगा। मान लीजिए एक, जैसे ये सीक्वेंशियल फाइल सिस्टम, ये बड़ा से एक ओवल शेप है, तो ये जैसे मान लीजिए यहाँ देख रहे हैं, ये एक ब्लॉक बना दिया, यहाँ पे एक अपना ये ब्लॉक बना लिया। यही ब्लॉक में सारा स्टोरेज सेव रहता है। जो स्टोरेज को जहाँ रीड करना रहता है एज पर ब्लॉक रीड करेगा। अब बताता है कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड और मैप ऑनटू डिस्क ब्लॉक। हाउ फाइल रिकॉर्ड कैन बी मैप। ये तो हम आपको बताया कि ऐसे ऐसे ब्लॉक बना लेगा, यहाँ से फाइल अपना रीड करेगा। तो ये ब्लॉक बनाएगा कैसे, उसी को फाइल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है। हाउ फाइल रिकॉर्ड और मैप ऑनटू डिस्क ब्लॉक। समझ आ रहा है? जी सर। डीबीएमएस जितना है यही 4 सिस्टम पे फाइल को ऑर्गेनाइज करता है। सबसे पहला हिप फाइल ऑर्गेनाइजेशन। हिप फाइल ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलॉट करता है। जैसे मान लीजिए शुरू में मैंने एग्जांपल बताया था कि जितना अपना सी ड्राइव है, ऑल ऑटोमेटिक जितना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल है, सिस्टम रिलेटेड फाइल्स हैं, वो ऑलरेडी सी ड्राइव में ही इंस्टॉल्ड होते हैं बाय डिफॉल्ट। So that is called heap file organization. When operating system allocates memory area to that file without any further accounting details. यहाँ पे क्लियर है कि फाइल को आप थ्रो कर दीजिए, आपका ओएस और सॉफ्टवेयर बताएगा किस फाइल को कहाँ रखना है। जैसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर फोन में आप पिक्चर डाउनलोड कर रहे हो, गैलरी में आएगा, MP3 MP4 कोई भी साउंड और वॉइस वाला चीज डाउनलोड कर रहे हो तो म्यूजिक वाले सेक्शन में आएगा। दिस इज कॉल्ड हिप फाइल ऑर्गेनाइजेशन, वेयर ओएस डिजाइन वेयर द फाइल कैन बी कीप आउट। मतलब ये जो ब्लॉक जो अभी हमने बताया ऐसे ऐसे ब्लॉक बनाता है, वो ओएस डिसाइड करेगा किसका कौन सा ब्लॉक बनाए। सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जैसा नाम ही बता रहा है सीक्वेंशियल, यहाँ पे फाइल जो है सीक्वेंस्ड ऑर्डर, लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिस ऑर्डर में फाइल प्लेस होगा उस ऑर्डर में डेटा सेव होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो हम लोग वैल्यू इंसर्ट करते हैं। वैल्यू आप जिस ऑर्डर में इंसर्ट कीजिएगा, सो टेबल कीजिएगा, उसी ऑर्डर में आपका वैल्यू दिखेगा। हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन। हैश एक फंक्शन होता है, डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ सकते हैं, डेटा एल्गोरिथम में भी पढ़ सकते हैं। हैश इज अ फंक्शन, लाइक हैश मतलब एक एड्रेस का एरे हुआ। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर।
जितने डॉट है समझ लीजिए हैश है। हर एक डॉट एक बड़ा सा ब्लॉक के साथ, मतलब जहाँ पे डेटा रखना है उससे कनेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे होता है हैश फाइल, एक हैश फाइल बनता है। ये मान लीजिए आपका स्टोरेज कैपेसिटी है, इसका एड्रेस ये डॉट में सेव रहेगा, और यहीं से हैश फंक्शन डिटरमाइन करेगा किस टाइप का डेटा को किस डिस्क में अलॉट करना है। दैट इज कॉल्ड हैश फाइल। The output of the hash function determine the location of disk block where the record are to be placed. क्लस्टर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन जैसा नाम ही बता रहा है, एक ग्रुप में डिस्क को एलोकेट करता है। Clustered file organization is not considered good for large database. In this mechanism, related record from one or more relation are kept in the same disk. क्लस्टर क्लस्टर कैसा नाम ही बताता है, मतलब एक टाइप का चीज एक जगह स्टोर होगा, एक टाइप का चीज एक जगह स्टोर होगा। डीबीएमएस फाइल ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, यही 4 वे है। हैश फाइल में कुछ नहीं, हैश फंक्शन यूज होता है। हैश फंक्शन एक पहला टेबल होता है जो अपना हैश फंक्शन के अनुसार सारा डिस्क को एलोकेट करता है। सीक्वेंशियल फाइल, जिस सीक्वेंस में आप फाइल ऑर्गेनाइज रहेगा उस सीक्वेंस में अरेंज होगा। क्लस्टर्ड जैसा नाम ही बता रहा है कि वन टाइप वन काइंड, एक जैसा एक जगह स्टोर होगा। हीप फाइल, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा फाइल कैसे ऑर्गेनाइज्ड हो। फाइल ऑपरेशन केवल दो रहता है, अपडेट और रिट्राइवल। जो भी हमारा फाइल अगर देखें या डेटा देखें तो या तो हम उसको रिट्राइव करते हैं या फिर अपडेट करते हैं। ये सारा वही है, ओपन मोड, लोकेट, रीड, राइट। लोकेट यूज होता है रिट्राइव में। Update operation change the data value by insertion, deletion or update. Retrieval operation on other hand don't alter the data but retrieve them after optional conditional filtering. कोई भी अगर आप कंडीशन लगा हो या विदाउट कंडीशन लगा हो तो केवल फाइल को रिट्राइव करेगा, अपडेट में आपका सारा चीज अपडेट होगा। लोकेट मतलब कि फाइल का एड्रेस लोकेट करेगा। हर एक फाइल का एक पॉइंटर बना रहता है कि डेटाबेस में स्टोर कहाँ है। जैसे फिर से ये वाला देखिएगा तो क्लियर होगा। मान लीजिए हम लोगों ने ब्लॉक तो बना दिया, अब ये ब्लॉक में हम डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम या आपका जो भी एप्लीकेशन है वो सर्च कैसे करेगा, तो पॉइंटर से सर्च करता है। जैसे इंडेक्स, अगर आपका बुक है तो एक इंडेक्स बना हुआ है, इंडेक्स पहले आप देखते हो, जो चैप्टर आपको देखना इंडेक्स के अनुसार पेज नंबर पे फ्लो आउट करते हो। तो यही यहाँ पॉइंटर काम करता है। पॉइंटर इज जस्ट लाइक योर इंडेक्स which tells the current position where the data is to be read or written. पॉइंटर आपको बता, ऑपरेटिंग सिस्टम को या आपके एप्लीकेशन को बता देगा कि ये डेटा जो है यहाँ पे रीड और राइट है, डेटा आपका रीड आउट होगा। रीड राइट ऑपरेशन सेम है जैसे हम लोग पिछला में पढ़े हैं। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। फाइल समझे ना, फाइल इज जस्ट सीक्वेंस ऑफ डेटा वेयर इट इज प्लेस्ड। अब स्टोरेज में बताया कि कहीं पे भी आप कोई भी डेटा या फाइल कहीं भी आप स्टोर करते हो तो यू नीड स्टोरेज स्ट्रक्चर। तो वही स्टोरेज स्ट्रक्चर तो बन गया, ब्लॉक बन गया, रेड 0 बन गया, रेड 1, रेड लेवल 2, 3, तो ऐसे स्टोरेज जो है यही 4 वेआउट को ब्लॉकेज बनाएगा। डाउट यहाँ तक? नो सर। ये सब बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, जैसे एक बार समझ लीजिएगा तो थिंग्स विल बी क्लियर आउट।
हम फिर बता रहे थे कल से पहले वाले क्लास में बी ट्री हमने स्टार्ट किया था, केवल थोड़ा बहुत डिस्कशन किए थे, फिर हम लोग बोले थे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यस सर। ट्री पढ़े हैं ना पहले? जी सर। ट्री कुछ नहीं होता है, एक हायरार्किकल ऑर्डर होता है जिसमें डेटा स्टोर किए रहता है। वही डेटा स्टोर किए रहेगा, कैसे कैसे ट्रेवर्स करना है, इन ट्रेवर्स आउट ट्रेवर्स, उस हिसाब से डेटा रीड करता है। दिस इज द यूज ऑफ ट्री। Tree data structure supplies data structure to store data in hierarchical manner. It is used to organize and store data in computer to be used more effectively. जितना जल्दी डेटा को हम रिट्राइव करेंगे वो हमारा ट्री का स्ट्रक्चर बताता है। ट्री के स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होता, रूट जो मेन जो नोड्स रहेगा दैट विल बी कॉल्ड रूट। पेरेंट नोड, अब जैसे मान लिया ये रूट हुआ, डी का पेरेंट हो गया बी, बी इज द पेरेंट ऑफ डी एंड ई, क्योंकि डी एंड डी जो निकला है बी से ही निकला है। यहाँ पे अगर चाइल्ड नोड को देखेंगे तो फिर बी का चाइल्ड नोड हो गया डी और ई। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे देखें पेरेंट नोड डी, चाइल्ड नोड है आई और जे। ये स्ट्रक्चर समझ रहे हैं? यस सर, ट्री पढ़ा हुआ है तो स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा है सर। यहाँ पे मेन हम लोग को देखना है कि जो ट्री का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सारे ट्रीज के सेम होते हैं। यहाँ ट्री पे रहता है कि जब ट्री आपका नोड यहाँ बढ़ते चले जाएंगे तो कौन सा डेटा हम कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बी ट्री। बी ट्री कैसे यूज करते हैं? सेल्फ बैलेंसिंग ट्री where all the leaf node are at the same level, which allow for efficient searching, insertion and deletion of record. बी ट्री मेन यूज करते हैं कि जितने लीफ नोड हैं सारा मतलब वो सेल्फ बैलेंस रहेगा। अगर रूट एक है, जैसे ये वाला देखिए ये सेल्फ बैलेंस नहीं है, बी ट्री यस अगर सर, हम लेफ्ट वाला बड़ा है। लेफ्ट वाला बड़ा है तो बी ट्री केवल वही बैलेंस करता है कि कैसे हम ऑर्डर को बैलेंस करें। जैसे देखिए ये हुआ मेरा बी ट्री, पूरा तीनों तरफ से बैलेंस है ना? ट्री में एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि ट्री में डेटा ट्रेवर्स कैसे करेगा, मतलब कौन सा डेटा किधर रीड करेगा किधर। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे ए बी सी है, तो अब डायरेक्ट अगर ये केवल लेफ्ट रीड करने लगे तो फिर मेरा राइट छूट जाएगा, राइट रीड करेगा तो लेफ्ट छूट जाएगा। तो ट्रैवर्सिंग मैकेनिज्म होता है कि किस तरीके से रीड करेगा, कहाँ कहाँ डेटा। जैसे अगर बी ट्री में हम लोग बात करें, self-balancing. B tree are self-balancing, which means that as new data is inserted or old data is deleted, the tree automatically adjusts to maintain its balance. बी प्लस ट्री जो है सेम है बी ट्री की तरह, केवल यहाँ पे एक स्ट्रक्चर चेंज होता है, फिक्स नंबर ऑफ की पर नोड and it is balanced so that all leaf node are at the same level. All key are stored in leaf node while the internal node only contain pointer to other node. मतलब जितने डेटाज हैं वो लीफ नोड में रहेंगे, इंटरनल नोड जो है केवल पॉइंटर रखेगा। पॉइंटर आपको बताया कि कुछ नहीं, वो इंडेक्स है कि कौन सा डेटा किस जगह पे है, पॉइंटर मेरे को उसको एड्रेस बताता है।
क्लियर हुआ? जी सर, डेटा जैसे अगर मेरा लास्ट का लीफ नोड्स है उसमें रहेगा और पहले हाँ का जी। जितना भी नोड्स है जैसे 3 एंड 5 है तो वो एज अ पॉइंटर काम करेगा। हाँ, वो बताएगा कि इस वाले लीफ नोड में हमारा डेटा है। यही है ट्री स्ट्रक्चर। इसके बाद बढ़िया से नोट्स पढ़ लीजिएगा। कुछ कुछ इसके फीचर हैं। सबसे पहला इसका दो ही मेन फीचर होता है। पहला, बैलेंस कैसे करेगा, ट्रेवर्स कैसे करेगा, ऑर्डर कैसे रखेगा। कोई भी ट्री हर एक जगह यूज कर सकते हो, फाइल सिस्टम के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, नेटवर्किंग के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम को ही पॉइंटर का जरूरत पड़ता है, साथ में डिस्क का भी जरूरत पड़ता है। तो यू कैन यूज इट एट एनीवेयर। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। बी ट्री ऑल इंटरनल लीफ नोड हैव पॉइंटर। बी ट्री में इंटरनल नोड और लीफ दोनों में पॉइंटर भी होता है। बी प्लस में ओनली लीफ नोड हैव डेटा पॉइंटर। लीफ नोड में डेटा रहेगा, उसके ऊपर केवल पॉइंटर रहेंगे। सर्च, all keys are not available at leaf search often takes more time, all key are at leaf node। सारे की जो है लीफ नोड में है तो डायरेक्ट सर्च करता है वो स्पीडली। उसको पता है कि जितना कीज है वो मेरा सबसे नीचे वाले नोड में है। क्योंकि आपको पता है कि जितना डेटा रहेगा वो इंसर्शन लीफ में होगा, तो इंसर्शन ईजी है। यहाँ पे आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके आप इंसर्शन करोगे। एक्सेस, sequential access to node is not possible। sequential access possible just like linked list। बीच में चूंकि पॉइंटर है तो उससे पता है कि हम जहां जहां पॉइंटर उसको एड्रेस देगा सिक्वेंशियली एक्सेस करते रहेगा। यहाँ पे कोई भी नोड में पॉइंटर हो सकता है, कोई भी नोड में डेटा हो सकता है, तो इट विल टेक टाइम टू एक्सेस। ईच इंटरमीडिएट नोड कैन हैव n by 2 to n चिल्ड्रन। जो भी इंटरमीडिएट नोड रहेगा, मान लीजिए 3 लेवल का ट्री है तो 3/2 करेंगे। अगर 3 लेवल है तो n मान लीजिए 3 है, तो 3 × 2 6 आपका अलग अलग विंग्स बनेंगे। ट्री में हमको देखना रहता है कि डेटा शिफ्ट कैसे हो, बैलेंस कैसे हो, सीक्वेंशियल एक्सेस कैसे हो। बाकी फीचर सबके ओवरऑल सेम है। बेसिक ट्री का स्ट्रक्चर यही है। पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, रूट नोड, एंसेस्टर नोड, डिसेंट, सिबलिंग। एक बार आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। सिबलिंग की बात करें तो डी पेरेंट है, आई एंड जे ऑब्वियस सी बात है सिबलिंग्स होंगे। एंसेस्टर की बात करें तो आई और जे का एंसेस्टर डी है। प्रोड्यूसर की बात करें तो बी का प्रोड्यूसर डी और ई है। पेरेंट नोड सबका आई जे का बी हो गया, डी और ई का बी है। सब ट्री कुछ नहीं होता है। सब ट्री मतलब कि एक रूट रहे, दो उसका सिबलिंग रहे। अगर इतना दूर में हम सब ट्री देखें तो ए बी सी, these also is one kind of subtree। Dij is also one kind of subtree। लीफ जितना नीचे वाला नोड है सारे लीफ है। आई समझ में? यस सर। अब एक हम लोग देखते हैं डेटा मॉडल्स।
अभी तक हम लोग जो भी डेटाबेस देखे, डेटाबेस बनाया, आरडीबीएमएस बनाया, अलग अलग 1-to-1 रिलेशनशिप देखे, मैन्यू टू वन रिलेशनशिप देखे, जितने डीबीएमएस है एक डेटा मॉडल पे फिट होते हैं। मतलब कि जब हमको अगर असाइनमेंट मिले कि यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बनाना है या किसी कंपनी का डेटाबेस बनाना है, तो फर्स्ट वी हैव टू, हमको देखना पड़ेगा कि किस टाइप का डेटाबेस बनाए। जैसे मान लीजिए मुझे अगर बोला जाए कि आप एक डेटाबेस बनाओ जिसमें जमशेदपुर के जितने अच्छे अच्छे जगह हैं उसका एक पिक्स रहे, तो उसका डेटाबेस कैसे बनेगा? आप लोग ऐसे ही सोच के बताइए। पिक्चर का सर? हाँ, मान लीजिए डेटाबेस मीन्स वन काइंड ऑफ स्टोरेज वेयर ऑल द इंफॉर्मेशन कैन बी गेट इजिली एक्सेस। तो एक असाइनमेंट मिला कि जमशेदपुर के जितने बेस्ट स्टूडेंट हैं उसका आप नाम लिखो, मतलब जो भी किसी भी सर्कुलम में बेस्ट है, हर एक यूनिवर्सिटी हर एक कॉलेज के टॉपर्स का नाम एक जगह रहे। साथ में एक असाइनमेंट है कि जितने अच्छे अच्छे प्लेस हैं, मतलब जो भी टूरिस्ट प्लेस हैं उसका आप एक फोटो रखो। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? सर पिक्चर्स वाले में ऐसा कर सकते हैं कि हर लोकेशन का अलग अलग हम लोग एक मतलब डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे या फिर जैसे जमशेदपुर में हमारे पास दो डिवीजन हो गया, हमारे पास ईस्ट सिंहभूम दो, वेस्ट सिंहभूम दोनों आता है, दोनों को डिवाइड कर दिए। फिर उसके अंदर अंदर जो जगह आता है, जैसे साकची है, सोनारी है, ये फिर साकची के अंदर हम साकची का सारा। के लिए अलग अलग अगर बना देंगे तो वहाँ पे डेटाबेस में एसिड प्रॉपर्टी जो हरदम फॉलो होना चाहिए, तो बहुत सारा इतना सारा डेटाबेस बन जाएगी, फिर मेरे को टैकल करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट वाले में तो इजी है, रिलेशनल डेटाबेस यूज करेंगे, एक डेटाबेस बना लेंगे टॉपर ऑफ द जमशेदपुर, जो जो स्टूडेंट का नाम मिला टेबल में इंसर्ट कर दिए, है ना। जी सर। टूरिस्ट प्लेस वाले में क्या करेंगे कि हर एक जगह का एक एक पिक्स ले लेंगे, पिक्स का नाम ही रीनेम करेंगे जिस जगह से वो बिलोंग करता हो, सीरियल ऑर्डर उसको कर देंगे, लास्ट में हम सॉर्टिंग लगा देंगे सीरियल ऑर्डर में, एक सीक्वेंशियल फाइल जो हम बोले वो ऑर्डर सीक्वेंस में ले लेगा। तो दोनों डेटा टाइप, दोनों डेटाबेस जो है थोड़ा सा अलग होगा। एक होगा जिसके पास केवल फाइल रहेगा, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, एक रहेगा रिलेशनल वो अपना टेबल वाला। तो टेबल का स्ट्रक्चर आया तो पहले हम लोग का वो आरडीबीएमएस है, उसी को हम लोग डेटा मॉडल बोलते हैं। किस टाइप का डेटाबेस को किस टाइप का डेटा मॉडल में फिट किया जाए। तो यहाँ पे अलग अलग मॉडल्स हैं, कंसेप्चुअल डेटा मॉडल, रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल, फिजिकल डेटा मॉडल। उसके अलावा हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, फ्लोट डेटा मॉडल, सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंसेप्चुअल डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल समझे ना क्या है? जी सर। Data model provide us with transparent picture of data which help us in creating an actual database. It shows us from the design of the data to its proper implementation of the data. यही पहले हमको बताता है कि कैसा डेटाबेस बनाना है। बहुत जगह जैसे मान लीजिए, जस्ट अ मिनट,
अगर कहीं पे डेटा मॉडल्स, मुझे कुछ डेटाबेस ऐसा बनाना है जहाँ जावा प्रोग्रामिंग का यूज हो अलग अलग, तो यहीं से हम लोग पहले सबसे पहले मॉडल डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट वन इन कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल, ये क्या है कि ये नाम ही बता रहा है, टाइप्स ऑफ रिलेशनल मॉडल, दैट इज these three are used for only for the RDBMS। रिलेशनल डेटा मॉडल शुरू में ही बताएं कि जो एक दूसरे से जो भी टेबल रिलेशन में रहे, दैट विल बी कॉल्ड RDBMS। और एक चीज आप समझ सकते हो, RDBMS कुछ नहीं, जहां आप सिक्वल लैंग्वेज कमांड यूज कर लोगे, दैट विल बी RDBMS ऑल्सो। तो कॉन्सेप्चुअल में हमको क्या बताता है, सबसे पहले बताते हैं ER डायग्राम आप कैसे बनाओगे। In this model that is used to requirement gathering process before the database design, before the database designer start making particular database, one such popular model is the ER model, entity relationship model। यहाँ पे सबसे पहले हम एंटिटी डिजाइन करते हैं कि कॉलम नेम क्या रखेंगे, कॉलम नेम के अनुसार डेटा टाइप क्या रखेंगे, डेटा साइज क्या रखेंगे, प्राइमरी की किसको बनाएंगे। ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनने के बाद फिर हम लोग अपना जो एक मॉडल बन गया उस हिसाब से टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं। This conceptual model is developed independently of hardware specification like data storage capacity, location, software specification like DBMS vendor technology. The focus is to represent data as a user will see in the real world। ER मॉडल हम लोग कहाँ बनाते हैं, कोई बताएगा? ये जो हम लोग बताए कि हम लोग पहले एक डायग्राम बनाएंगे, वो बनाएंगे कहाँ? आवाज आ रहा है जी? सर समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये डायग्राम कॉन्सेप्चुअल व्यू समझे? इंपॉर्टेंट है, जहाँ नहीं आएगा समझ बताइएगा। हाँ, जैसे आपने बोला कि एयर मॉडल, जैसे हम लोग जब टेबल का स्टार्टिंग, जब टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तभी हम सारा कुछ एंटिटीज हम डिसाइड करते हैं, क्या नाम होगा उसका, क्या उसका डेटा टाइप होगा। पहले डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग को ऐसे ही क्लास करना था तो हम लोग कुछ भी स्टूडेंट टेबल बना लिए, नेम इन्फो डाल डाल के हम लोग सीख लिए। लेकिन जब कोई प्रॉपर असाइनमेंट मिलेगा तो एक मुझे डिज़ाइन बनाना पड़ता है कि कॉलम का नेम ये रहेगा। तो ये जो डिज़ाइन बनता है ये माई सीक्वल में, इसमें माई सीक्वल प्लस में हम लोग इसको बना सकते हैं क्या डिज़ाइन को? डिजाइन सर, ER डायग्राम इसमें बनेगा? सर डायग्राम तो इसमें तो केवल हम लोग कमांड से लिखते हैं सर, डायग्राम तो वो यही जानना था। डायग्राम जो है वो इसमें नहीं बने, इसमें हम लोग केवल जो सीक्वल सर्वर है वहाँ पे केवल कमांड लिखेंगे। यही इसका मेन फीचर्स है कि कॉन्सेप्चुअल मॉडल इज डेवलप्ड इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर, डेटा स्टोरेज कैपेसिटी, लोकेशन, सॉफ्टवेयर। इसमें कोई डीबीएमएस वेंडर, डीबीएमएस वेंडर मतलब MS SQL, माई SQL सर्वर, स्टूडियो, ऑल दिस, तो ये सारे से इंडिपेंडेंट रहता है। और कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल बस हम लोग एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, इधर पेन और पेपर में बना सकते हो, एक डेटा फ्लो बना सकते हो कि इस तरीके से हमको रखना है। क्लियर हुआ? हाँ सर। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल। रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल कुछ नहीं है, वो बताता है कि जो आप डेटा बनाओगे, मान लीजिए जो हम लोग इतना बनाए हैं,
हर एक में अलग अलग टेबल होगा। इतना, ये सारे हमारे डेटाबेस हैं, हर एक डेटाबेस में कुछ ना कुछ टेबल होगा। डेमो हम लोग अपने लिए यूज कर रहे थे, तो हम लोग देखते हैं। इतने सारे टेबल्स हैं। अब देखिए, ये डेटा, एक डेटाबेस में इतना टेबल है, तो हर एक डेटाबेस में बहुत सारा टेबल होगा। और चूंकि मेरे को डीबीएमएस में एसिड प्रॉपर्टी भी फॉलो करना है, तो सारा व्यू हम लोग लेके चलते हैं। तो रिलेशनल रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल बताता है कि लॉजिकली कैसे हर एक डेटाबेस एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा, या एक डेटाबेस में लॉजिकली टेबल्स, कॉलम्स कैसे कनेक्ट रहेंगे। दैट, वो हमारा आता है रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल से। This type of data model used to represent only the logical part of the database and does not represent the physical structure of the database. अब यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल कैलकुलस, रिलेशनल मॉडल, यूनियन, इंटरसेक्ट, जितना है यहाँ पे यूज करके हम लोग एक पहले रिलेशन डेवलप करते हैं। आया समझ में? जी सर। तो जितना रिलेशनल अलजेब्रा है, रिलेशनल अलजेब्रा कुछ नहीं हुआ, जितना हम लोग यूज किए सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, इंटरसेक्शन, ऑल कम्स इन रिलेशनल अलजेब्रा। तो यहाँ पे हम लोग बस डिसाइड करते हैं कि कौन सा डेटा या कौन सा कॉलम या कौन सा डेटाबेस एक दूसरे से किस कंडीशन के साथ कनेक्ट हो सकता है। फिजिकल डेटा मॉडल, ये हुआ, ये स्ट्रक्चर, यूनियन, ज्वाइन, इंटरसेक्शन सब तो लगा के हमने रिलेशन डेवलप कर लिया कहीं ना कहीं। लेकिन फिजिकल मॉडल बताता है कि फिजिकली डेटा कहाँ स्टोर्ड होगा। ये जितना हम लोग लिखे हैं कोर, सिम, इन्फो, कहीं ना कहीं ये स्टोर हो रहा होगा, तभी तो हम सिस्टम से बस कमांड दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रहा है। The physical data model used to practically implement RDBMS. All data in database is stored physically on secondary storage device such as disk or tape. तो जितना हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल में कॉन्सेप्ट बनाए कि डेटाबेस बनाएंगे कैसे, एक ईआर डायग्राम बनाया, ईआर डायग्राम बनाने के बाद रिप्रेजेंटेशन और रिलेशनल डेटाबेस बनाया कि हर एक कॉलम क्या रिलेशन और किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता है। फिजिकल में मेरा स्टोरेज, जो भी आप टेबल बनाओगे, जो भी आप इंफॉर्मेशन डालोगे, एक्चुअल में वो वहाँ पे सेव होगा। जो भी सेव होगा सेकेंडरी स्टोरेज या टर्सरी स्टोरेज में होगा। प्राइमरी स्टोरेज कल वाला वीडियो जरूर देख लिया, स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी में मैं बताया हूँ कि वो चूंकि कॉस्टली होता है, स्पीड हाई होता है, तो उसका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, साइज लिमिटेड रहता है। जो भी सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है टू रन द डीबीएमएस, सच इंफॉर्मेशन एज इन प्राइमरी स्टोरेज, रेस्ट ऑल कम्स इन द सेकेंडरी और टर्सरी। सेकेंडरी आपका कुछ नहीं हुआ, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, वट एवर, पेन ड्राइव, टेप, सीडी, डीवीडी, सब टर्सरी में आ गया। तो जो भी हम लोग डेटाबेस स्टोर करेंगे फिजिकली, सेकेंडरी में होगा। This is stored in the form of file, record and certain other data structure. यहीं पे सारा इंफॉर्मेशन रहेगा। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सीक्वल जो है आप यूज करोगे यहीं पे, रिलेशनल अलजेब्रा को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी, और जो आपने कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन किया कि क्या कॉलम कहाँ बनाए,
तो DDL DML सारा यूज करोगे कॉन्सेप्चुअल के लिए। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। सर ये रिलेशनल अलजेब्रा वाला पार्ट शायद हमारा मिस हो गया। आपने जो कहा कि यूनियन, ये आपने लास्ट क्लास में फ्रेगमेंटेशन में बताया था, लेकिन इंटीग्रेशन यूनियन ये सर हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, अभी हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा अभी पढ़ लेंगे, वो भी बहुत शॉर्ट टॉपिक है। Physical data model contains relationship between tables that which address cardinality and nullability of the relationship। यहीं पे सारा रिलेशनशिप और कॉन्सेप्ट फिजिकल डेटा पे रिफ्लेक्ट होता है। ये जितने थे RDBMS के ही। RDBMS बिना ये तीनों के आप यूज नहीं करोगे। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्चुअल बनाना ही पड़ेगा, क्या नाम लिखें, क्या कॉलम लिखें। रिलेशनल मॉडल बनाना होगा, रिलेशनल अलजेब्रा कौन किससे ज्वाइन करेगा, कहाँ किससे यूनियन होगा। सारे चीज को करने के बाद आप फिजिकल डेटा में स्टोर करोगे। फिजिकल डेटा मॉडल यहाँ आपको डिफाइन करता है हाउ द सिस्टम विल बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ए स्पेसिफिक DBMS सिस्टम। कौन सा आप DBMS सिस्टम ले रहे हो, सीक्वल ले रहे हो, सर्वर ले रहे हो, जो भी उसके अनुसार हम लोग कमांड यूज करेंगे। ये जितने मॉडल्स हैं, सम अदर डेटा मॉडल्स, मैं बताया था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ DBMS। कौन कौन सा था? सर एक RDBMS जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस वाला है, और एक हमारा फाइल बेस्ड वाला जो सर अभी आपने बताया। RDBMS, एक नॉन RDBMS। यस सर। ये जो जितना है सम अदर डेटा मॉडल, RDBMS में भी यूज होगा, नॉन RDBMS में भी यूज होगा। हेरिकल मॉडल सबसे पुराना मॉडल है, IBM के द्वारा डेवलप किया गया था। इसमें क्या होता है, चेन लाइक स्ट्रक्चर, जैसा नाम ही बता रहा है हेरिकल मॉडल। जो अभी हम लोग ट्री पढ़े, ट्री स्ट्रक्चर कम इन दिस। क्लियर हो गया? जी सर। उसी को हम लोग हेरिकल मॉडल बोलेंगे, जो एक मतलब 1 by 1 ट्री स्ट्रक्चर में नीचे की ओर शिफ्टेड करते जाए। मतलब कि हर एक चिल्ड्रन का रिकॉर्ड, मतलब हर एक लीफ का रिकॉर्ड उसके ऊपर वाले नोड पे डिपेंड करता हो। समझे बात को? जी। मेन आपको पढ़ना MCA में यही है, डेटाबेस टास्क ग्रुप, DBTG। DBTG मॉडल पढ़ना है। इसमें क्या है, ये केवल DBTG मॉडल नेटवर्क मॉडल में यूज होता है। नेटवर्क मॉडल थोड़ा सा देख लीजिए।
Just a second. स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। ये होता है नेटवर्क मॉडल। एक कैब का, मुझे कोई कैब कंपनी का डेटाबेस बनाना है, तो ये नेटवर्क मॉडल में बना। कैब जितने फाइनेंशियल अकाउंट्स वाले चीज हो गए, अकाउंट्स को एक्सेस रहेगा। कस्टमर वाले चीज कस्टमर को एक्सेस रहेंगे। ब्रांच वाले चीज जो भी फील्ड मैनेजर वगैरह है उसको एक्सेस रहेंगे, लेकिन सारा एक दूसरे से कनेक्ट है। यही है नेटवर्क मॉडल। ठीक है। जी सर। नेटवर्क मॉडल मैं भेज भी दे रहा हूँ आपको। ये देखिए ट्री स्ट्रक्चर में भी है। अगर कैब को बस आप थोड़ा सा 180 डिग्री रोटेशन में अगर हम इसको ऊपर की तरफ ले लें तो यह क्या ट्री स्ट्रक्चर बन जाएगा? यस सर, कैब रूट नोड और बन ये जाएगा। कैब पूरा ऊपर चला गया टॉप में, जी जी। होगा ना? जी सर, कैब रूट नोड बन जाएगा। मेरा कस्टमर अकाउंट ब्रांच, ये मेरा चाइल्ड नोड उसका। तो फिर यही नेटवर्क मॉडल है कि पूरा हायरार्किकल मॉडल का ही जनरलाइजेशन करता है। दिस मॉडल कैन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पेरेंट सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट आर ग्रुप्ड एज लेवल, but there exist logical association between the segment belonging to any level। हर एक लेवल लॉजिकली कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है। तो नेटवर्क मॉडल में हम लोग हायरार्किकल मॉडल का ही जनरलाइजेशन करेंगे, जहाँ हर एक सेगमेंट अलग अलग एक ग्रुप भी होगा। अगर देखेगा तो पूरा यूनिक ग्रुप भी रहेगा और एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा लॉजिकली। तो नेटवर्क मॉडल में हम लोग यूज करते हैं डेटाबेस टास्क ग्रुप, डीबीटीजी। इसके बाद डीबीटीजी हम लोग और थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। क्योंकि नेटवर्क मॉडल थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए हमको डीबीटीजी यूज करना पड़ता है। डीबीटीजी कुछ नहीं है, हर एक लैंग्वेज में डीबीटीजी यूज होता है। डेटाबेस टास्क ग्रुप कॉबल में भी यूज होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी यूज होगा, एक्सक्यूएल में भी यूज होगा। आगे हम लोग माई सिक्वल में भी इसका प्रैक्टिकल भी करके देख लेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, जहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उप्स पढ़े थे आप लोग? जी सर। उप्स और आरडीबीएमएस, मतलब उप्स और एक्सक्यूएल मिला के जो यूज करोगे, जो डेटाबेस बनाओगे, दैट विल कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। Basically, it is a combination of object-oriented programming and relational database model। तो बहुत बार कोई जरूरी नहीं कि सीक्वल के साथ हम उप्स का यूज करें। हो सकता है हम पूरा उप्स प्रोग्रामिंग यूज करें, कॉन्सेप्चुअल व्यू बनाए, उसके बाद उसको हम लोग उप्स में कन्वर्ट किए। जितना मतलब कोडिंग और सीक्वल में ना करके उप्स में किया, दैट विल कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। फ्लोट डेटा मॉडल, टू डायमेंशनल array of data models that don't contain any duplicate element in the array। बस आपका 2D स्ट्रक्चर में रहेगा जहाँ पे रिडंडेंट वैल्यू नहीं रहेगा। ये हम लोग यूज नहीं करते हैं। मेन ड्रॉबैक है, इट कैन नॉट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ दैट डेटा
that its table cannot be of large size, और डेटाबेस हम लोग यूज करते हैं ओनली फॉर लार्ज साइज। बाकी ये जो कंटेक्स्ट डेटा मॉडल है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, दे ऑल आर द सेम ईआर मॉडल। ये हम लोग जनरली यूज नहीं करते। मेन रीजन है कि एट्रीब्यूट्स और साइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और साइज स्मॉल होता है। डेटा मॉडल यूज क्यों करते हैं? help us representing data accurately. It help us in finding missing data and also in minimizing data redundancy. इसीलिए ईआर डायग्राम बना लेते हैं कि ऐसा नहीं मेरे को एक ही टाइप का इन्फॉर्मेशन दो कॉलम में रखना हो, तो कॉलम पूरा यूनिक बनाएंगे कि डेटा रिडंडेंट नहीं हो, एक डेटा दो बार मेरे को एंट्री करने की जरूरत ना पड़े। डेटा मॉडल प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी इन बेटर वे। कुछ नहीं, फिर से नेटवर्क वाला देखिएगा तो बताया, अगर मुझे एक्सेस अगर मुझे देना रहे बीइंग अ डीबीए, तो मैं अकाउंट्स को केवल अकाउंट्स का एक्सेस दूंगा। जो लोग कस्टमर से मतलब डील कर रहे हैं उसको केवल कस्टमर का एक्सेस दूंगा, जो लोग ब्रांच से डील कर रहे हैं वो केवल ब्रांच का एक्सेस दूंगा। जो कंपनी का हेड है उसको तीनों का एक्सेस दे दूंगा कि आप तीनों देखो, कस्टमर का परफॉर्मेंस कस्टमर टेबल से देखें, अकाउंट्स का परफॉर्मेंस अकाउंट्स टेबल से, ब्रांच का परफॉर्मेंस ब्रांच टेबल से। तो डेटा सिक्योरिटी यहीं पे बढ़ता है। आप मॉडल पहले डिसाइड करते हो कि कौन सा मॉडल कैसे बनाना है। कॉन्सेप्ट डेटा मॉडल कैन बी यूज फॉर डिफाइनिंग द रिलेशनशिप। पहले ही बता, रिलेशनशिप डेटा मॉडल का काम वही है कि रिलेशनशिप बताएगा किसको प्राइमरी की बनाना है, किसको फॉरेन की बनाना है, कहाँ पे फंक्शन यूज करना है, कहाँ पे व्यू यूज करना है। डिसएडवांटेज क्या है? समटाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द डेटा मॉडल। बहुत बार जब असाइनमेंट मिलता है तो समझ नहीं आता है कि किस डेटा मॉडल पे बनाए, फिट नहीं बैठता है। You must have the proper knowledge of SQL to use physical data model. फिजिकल डेटा मॉडल आपको बताए कि कॉन्सेप्ट ईआर डायग्राम में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ईआर डायग्राम हम लोग बना लेंगे एक बार, कॉपी पेन पे बनाना है। रिलेशनशिप भी रिलेशनल कैलकुलस है, यूज़ कर लेंगे, इंटरसेक्शन कब करना है, ज्वाइन कब करना है, तो हो जाएगा। लेकिन जब फिजिकल में आओगे, फिजिकल डेटाबेस या फिजिकल मॉडल बनाना है, तो उसको फिर बस कमांड चाहिए। है ना, माई सिक्वल को आप कमांड दो फिजिकल के लिए तब यूज होगा। तो कमांड के लिए आपको सिक्वल का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा कमांड कब लगाना है। इवन स्मॉलर चेंज मेड इन स्ट्रक्चर रिक्वायर मॉडिफिकेशन इन द इंटायर एप्लीकेशन। कोई भी अगर आपको चेंजेस करना है तो वही पूरा आपको कमांड लिखना है, सारा पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना है। देयर इज नो सेट डीएमएल इन डीबीएमएस। डेटा मैनिपुलेशन के लिए भी आपको सेम कमांड यूज करना है। डेटा मॉडल समझ गया? जी सर। अब देख लो डीबीटीजी क्या है। DBTG refers Database Task Group of the Conference on Data System Language। कॉडिसाइल का ही ये, कॉडिसाइल कुछ नहीं है, ग्रुप है जो स्टैंडर्डाइजेशन करता है जो भी डेटाबेस से रिलेटेड लैंग्वेज या डेटाबेस से रिलेटेड स्ट्रक्चर हो। तो कॉडिसाइल ही डीबीटीजी निकाला। द ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोबॉल। कोबॉल इज नथिंग बट कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो डीबीटीजी में हम लोग को जो जानना है, डीबीटीजी बहुत सारे लैंग्वेज में यूज होता है। डीबीएमएस में जो जानना है वो यहाँ से जानना है। इट इज बेस्ड ऑन नेटवर्क मॉडल इन एडिशन टू प्रपोजिंग फॉर्मल नोटेशन फॉर नेटवर्क, दैट डीडीएल। नेटवर्क मॉडल में अगर मान लो सब आप बना लो, तो पहले तो आपको जो हम लोग डिजाइन देखे इसका कैब का, सारा डिजाइन बन गया, नेटवर्क भी बन गया कि हाँ ये इससे कनेक्ट रहेगा, तो डीडीएल पहले कमांड यूज करेंगे।
करेंगे ना। जी सर। तो डीबीटीजी यहाँ पे यही बताता है कि नेटवर्क मॉडल को कैसे इजी वे में एक्सेस कर सके। तो इसका 3 पार्ट होता है। स्टोरेज स्कीम, स्कीम, सब स्कीम। स्कीम को यहाँ से हटा दो और क्लियर हो जाएगा। स्टोरेज स्कीम नाम ही बता रहे इंटरनल व्यू ऑफ डेटाबेस। स्कीम कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ डेटाबेस। कॉन्सेप्चुअल व्यू बताया जो ईआर डायग्राम। सब स्कीम एक्सटर्नल व्यू ऑफ डेटाबेस। स्टोरेज स्कीम बताता है कि खा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। टेबल तो स्टोर हुआ, लेकिन इसको हम लोग कहीं स्टोरेज का स्पेसिफिकेशन दिए हैं क्या कि ये स्टोर कहाँ करे? नहीं नो दिया सर। ना। नो सर। हमारा सेकेंडरी ड्राइव वहीं पे हो रहा है। तो नेटवर्क मॉडल में क्या होता है कि मान लीजिए 3 आदमी के पास डेटाबेस है। कस्टमर वाले के पास कस्टमर, इसका फाइनेंस के पास फाइनेंस, बाकी लोग के पास। तो नेटवर्क में हम लोग को क्या होता है कि बहुत बार हम लोग डिफाइन करते हैं स्टोरेज। तो यही है डीबीटीजी में स्टोरेज स्कीम। आप डिफाइन करोगे स्टोर कहाँ करना है। लाइक टेबल बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है, लेकिन एक बार समझ जाइएगा तो अच्छा से समझ जाइएगा। क्रिएट टेबल एसडीएल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। उसमें नंबर ऑफ आर्टिकल लिखना है मुझे। इंट इंजन इक्वल टू इन ओ डीबी। इंजन जो है इनोवेटिव डीबीएमएस में दिया कि वहीं पे आप टेबल क्रिएट करो। क्वेरी ओके टेबल क्रिएटेड, शो टेबल। यहाँ देखिए एसडीएल टेबल बन गया। ठीक है, इंसर्ट। यहाँ पे हम किए कुछ नहीं, सेम एज इट इज चल रहा था, खाली यहाँ पे इंजन इक्वल टू यहाँ दे दिए कि कहाँ पे स्टोरेज करना टेबल को, वहीं पे स्टोर किया होगा। सॉर्ट वैल्यूज, सॉरी, insert into SDL वैल्यूज, नंबर ऑफ आर्टिकल इंटीजर में दे दो 2। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम SDL। क्लियर हुआ? जी सर। इसमें बस ये हम लोग क्रिएट स्पेस। क्रिएट हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, इसमें सर केवल हम लोग उसको कहाँ सेव करना है, बस ये हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। ओके। इंजन यहाँ पर डिफाइन किया, डिफाइंड आउट हो गया। इसको बोलते हैं SDL को स्टोरेज डेटा लैंग्वेज। ये मैं बस टेबल का नाम रखा हूँ, आप कुछ भी टेबल का नाम दे सकते हैं यहाँ पे। बाकी सब एज अ SQL है। SQL में हम लोग क्रिएट टेबल, टेबल नेम, जो चीज डालना है डाला, यहाँ पे इंसर्ट करते रहा। स्कीम conceptual views defined by the scheme. The scheme consists essentially of definition of the various type of record in the database, data item they contain, they set into which they are grouped. Logical record type of refer to record type। इसको कुछ इसमें हम लोग को डेटाबेस में फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे केवल यही देखना डीबीटीजी मॉडल डेटाबेस सिस्टम में क्या है। तो पहला स्टोरेज डिफाइन करेगा स्टोर कहाँ करना है, जो आप इंजन दोगे जहाँ पे स्टोर कराओगे वहाँ पे वैल्यू स्टोर करेगा। स्कीम कॉन्सेप्चुअल व्यू में आपको स्कीम क्लियर करेगा कि कैसा स्कीम जो रखना है, जो हम लोग सीक्वल में भी रखते थे। सब स्कीम में होता है कि और आगे आपको नेटवर्क मॉडल में एक्सटेंडेड मोड में जाना है, लाइक दिस। अब मान लीजिए बीइंग अ कैब कंपनी का ऑनर, मैं बोलूंगा भाई अकाउंट्स मुझे मिसमैच हो रहा है, यहाँ पे एक्सक्यूएल लैंग्वेज मत यूज कीजिए, बार बार मुझे कमांड दे के लिखनी पड़ रही है। कुछ ऐसा लैंग्वेज यूज करो कि डायरेक्ट मेरा क्वेरी से चले। मुझे कॉबल चाहिए, सैप चाहिए, पाइथन चाहिए। तो क्या है
ये जो स्कीम है वो दोनों तो बराबर सीक्वल में चलेगा, ये स्कीम का लैंग्वेज चेंज हो जाएगा एक्सटेंशन में। तो यही है सब स्कीम। DBT is a user application programmer writing ordinary program language such as COBOL that has been extended to include the DBTZ DML। कोई भी डेटा मैनिपुलेशन करना अलग अलग इन्वोक्स कर सकते हैं। स्कीम जब हमको क्रिएट करना है जस्ट लाइक सीक्वल, कुछ नहीं कि इसको भी स्टोर रन कराओ, क्रिएट टेबल, स्कीम यहाँ पे हमने क्रिएट किया। थोड़ा सा देखिएगा डिफरेंट है, इंसर्ट इनटू जेड वैल्यूज, एक्स इंट में है 23 दे दिए, दूसरा वेर कैर में है अनूप दे दिए, एक्स वाई कॉलम नेम था, एक्स वाई कॉलम ने आया 23 अनु, ये यहाँ पे स्कीम तैयार होगी। इसको हम लोग यूज करते हैं नेटवर्क मॉडल में। जिस जिस नेटवर्क मॉडल में जो जो मेरे को वैल्यू डालना रहेगा जस्ट आई विल पुट इट। कोई डाउट यहाँ तक तो पूछिए। सर स्टोरेज वाले में केवल हम लोग वो एड्रेस डाल देंगे और ये जो स्कीम है इसमें हम एड्रेस नहीं डाल रहे हैं, बाकी जैसे हम लोग नॉर्मल एसक्यूएल का लिखते हैं बस वही करेंगे। हाँ बोलिए ना। नहीं सर वही पूछ रही थी कि जो हमारा स्टोरेज वाले में उसमें केवल हम लोग एड्रेस डाल दे रहे हैं कि जो भी टेबल बनाएंगे वो यहाँ जाएगा, और जो मेरा स्कीम में है वो जैसे हम लोग नॉर्मल एसक्यूएल में लिखते थे सारा कमांड, वहाँ पे बस वही है। नहीं समझा, फिर से एक बार बताइएगा। नहीं सर, दोनों में डिफरेंस जो है स्टोरेज और स्कीम में, स्टोरेज में केवल हम लोग स्टोर कहाँ करना है वो हम लोग डिफाइन कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। स्टोरेज में हम लोग केवल स्टोरेज डिफाइन कर देते हैं, बाकी एज इट इज जो स्कीम में कॉलम बनाते हैं वो हम लोग जी, स्कीम में बाकी जैसा नॉर्मल करते हैं बस वही है। हाँ जी। और ये सर स्टोरेज वाला जो इंजन इज इक्वल टू ये है, ये तो नया चीज़ है, ये कैसे पता चलेगा क्या स्टोरेज इंजन हम लोग इसलिए यूज करते हैं, जब आप अभी क्या है कि लोकल सिस्टम में हम लोग सारा डेटा सेव कर रहे हैं तो लोकल सिस्टम में हो रहा है। जब नेटवर्क मॉडल में यूज करेंगे तो कुछ डेटा ऐसा रहता है जो मुझे सर्वर पे चाहिए कि सारे लोग एक्सेस कर सकें, वहां पे हम लोग जी स्टोरेज लोकेशन डिफाइन कर देते हैं कि स्टोरेज लोकेशन ये रहेगा। तो फिनांस वाला भी अगर डेटा एंट्री करेगा तो स्टोरेज लोकेशन उसका वही रहेगा, मैं भी डेटा एंट्री करूंगा तो स्टोरेज लोकेशन वही रहेगा। ओके सर। इसीलिए हम बताएं कि डीबीटीसी मॉडल जो हम लोग यूज करते हैं केवल एंड केवल नेटवर्क मॉडल में यूज करते हैं। बाकी अभी मैं नोट्स भेज दे रहा हूँ, कल रीड आउट कर लीजिएगा, बाकी हम लोग कल करते हैं। जी सर, जी थैंक यू सर।